नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का अभियान अब अपने अंतिम चरण में है। 41 मजदूरों को सुरंग में फंसे हुए आज 12 दिन पूरे हो गए। इस बीच उन तक खाना पानी और ऑक्सीजन लगातार पहुंचाई जा रही है। अंदर फंसे मजदूरों के साथ लगातार वॉकी टॉकी से संपर्क बना हुआ है और उन तक पहुंचाए गए कैमरे से उनको देखा भी जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है। बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह आज मौके पर मौजूद रहे। अभी करीब 9 मीटर मलबे में पाइप डाला जाना बाकी है। दरअसल इन मजदूरों के कल देर रात 1 तक ही निकल जाने की उम्मीद थी, लेकिन कल देर शाम सुरंग के मलबे को ड्रिल कर पाइप डालने वाली मशीन अचानक रुक गई। मलबे के बीच में दरअसल लोहे की रॉड आ गई थी, जिसकी वजह से ड्रिल करने वाली ऑगर मशीन के ब्लेड टूट गए। इस वजह से मशीन को बाहर निकालकर उस मशीन की मरम्मत करनी पड़ी। जानकारों के मुताबिक लोहे की जो रॉड मशीन के रास्ते में आई वो उस लोहे की जाली का हिस्सा थी जो पहले सुरंग में ऊपर की ओर लगाई गई थी, लेकिन ऊपर से मलबे के बोझ से वो टूट गई। लोहे का वो जाल इसी मलबे में पड़ा हुआ है जो अब बाधा बन रहा है। बाधा बन रहे लोहे की रॉड को विशेष कटरों की मदद से काट दिया गया है। मलबे को ड्रिल कर उसमें पाइप डालने का काम फिर से शुरू हो गया है। ये इस वक्त एक अच्छी खबर है। 9 मीटर का फासला अब भी बना हुआ है, लेकिन इस काम में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा रही है। पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। बहुत चैलेंजिंग, बहुत चुनौती वाला काम है ये, तो इस पे हर वक्त ये उम्मीद रखना कि अगले 2 घंटे में हम निकाल लेंगे, ये मैं समझता हूं कि सरासर गलत है। इससे क्या है कि वर्कफोर्स के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है। और आपको मैं ये याद दिला दूं कि इस स्थिति में वर्कर्स जो हैं वो रिस्क पे हैं और उतनी ही रिस्क पे जितने सब स्टाफ है जो काम कर रहा है वहां पर, जो रेस्क्यू टीम है वो उतनी ही रिस्क पे है। तो बोथ आर एट रिस्क। अंदर जो उसको रेस्क्यू करना है और जो रेस्क्यू करने वाला है, बोथ आर एट इक्वल रिस्क। सो वी हैव टू केटर फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल दीज पीपल एट द सेम टाइम। वो आशंका तो बनी रहेगी ना, ऊपर से छत में जहां लोहे के कंक्रीट के साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फंसे हुए थे, वो अगर गिरे हैं तो जमीन पर गिरे होंगे। और वो ऐसा तो नहीं है कि हमें जानकारी है कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है नहीं। तो अब उस रास्ते में अगर वो अवरोध बन करके आ जाए जहां हम पुश कर रहे हैं, तो उसे निकालना पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में बचाव के काम में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद अंदर फंसे 41 मजदूरों के साथ उन्होंने बातचीत की। उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की भी पूरी तैयारी है। रिस्क का काम पूरा होने पर जैसे ही बचाव टीम सुरंग में मलबे के दूसरी ओर मजदूरों तक 800 मिलीमीटर व्यास का पाइप पहुंचाने में कामयाब होगी, तो एनडीआरएफ के जवान पाइप से होकर उन तक पहुंचेंगे। इस ग्राफिक के जरिए आप देख सकते हैं। और मजदूर को विशेष तौर पर बनाए गए स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकालना शुरू करेंगे। इस पाइप में जाएगा स्ट्रेचर, इसके साथ एनडीआरएफ के जवान होंगे और इसी स्ट्रेचर जिसके नीचे पहिए लगे हुए हैं उसमें मजदूरों को लिटाया जाएगा और लिटा के उनको बाहर की ओर खींच लिया जाएगा। इस स्ट्रेचर के नीचे पहिए लगाए गए हैं ताकि उन्हें आसानी से पाइप में डाला जा सके और मजदूरों को उन पर लिटाकर रस्सियों से आसानी से बाहर खींचा जा सके।
सुरंग के अंदर फंसे मजदूर बीते 12 दिन से जिस तरह की स्थिति में हैं, उसमें उनके कुछ स्वास्थ्य पर असर पड़ा होगा, ऐसा अंदेशा है। हालांकि सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इतने दिन तक एक ही जगह फंसे हो रहने के कारण कुछ मजदूरों को मनोवैज्ञानिक तौर पर तनाव हो सकता है। ऊपर से खाने पीने की स्थितियां भी शुरू के कुछ दिनों ठीक नहीं थी। एक मजदूर को बुखार भी बताया जा रहा है, उसके लिए दवाएं भी अंदर भेजी गई हैं। ये सभी मजदूर आसानी से बाहर आ सकें, एक एक करके आ सकें, कोई भगदड़ ना मचे, इसके लिए स्ट्रेचर के जरिए उनको आराम से सहूलियत से बाहर निकालने का इंतजाम पूरा किया गया है। जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे, उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर पास ही चिन्याली सौड़ में बने अस्थायी तौर पर अस्पताल तक ले जाया जाएगा। 41 मजदूरों के लिए 41 एम्बुलेंसेस का इंतजाम किया गया है, जो सिलक्यारा की सुरंग के बाहर तैयार खड़ी हैं। इनमें से कुछ एम्बुलेंस एडवांस लाइट सपोर्ट सिस्टम से भी लैस हैं और बाकी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस हैं। 41 एम्बुलेंस में से 31 एम्बुलेंस 108 आपात सेवा की हैं और बाकी 10 एम्बुलेंस प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई हैं। डॉक्टरों और सपोर्ट स्टाफ की टीम भी तैयार है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भी तैयार है, जो मजदूरों को एम्स ऋषिकेश तक पहुंचा सकती है। एम्स ऋषिकेश में सभी तैयारियां हो चुकी हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार रहने को कहा गया है। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पे एम्बुलेंसेस जो हैं वो स्टैंड बाय पे रखी गई हैं। तकरीबन 31 एम्बुलेंसेस हैं जिन्हें स्टैंड बाय पे रखा गया है। यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं स्टैंड बाय पे। सर, किस तरह की पिछले एक दिन से तैयारियाँ जो है वो लगातार चल रही हैं, जहाँ तक मेडिकल इमरजेंसी का स्टैंड बाय है, तो क्या क्या स्टैंड बाय पे रखा हुआ है और साथ में क्या बोला जा रहा है कि कितना समय लगेगा? मैं अभी समय का तो कुछ हमें अपडेट करा नहीं है, हमें स्टैंड बाय पर रखा गया है। बाकी हमारी एम्बुलेंस पूरी वेल इक्विप्ड है। अगर किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है उसको हैंडल करने के लिए पूरा हमारा स्टाफ पैरामेडिक जो है पूरा उसके ट्रेंड है। इस सुरंग के भीतर 41 मजदूर फंसे हैं और हर मजदूर अलग अलग राज्य का, अलग अलग सूबे का है। 8 राज्यों के हैं ये 41 मजदूर। सबसे ज़्यादा 15 मजदूर झारखंड से हैं, फिर उत्तर प्रदेश से 8, बिहार से 5, पश्चिम बंगाल से 3, उत्तराखंड और असम से 2-2 और हिमाचल प्रदेश से 1 श्रमिक इसके अंदर फंसा है। इन श्रमिकों के परिवार दम साध कर अपने परिजनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती जिले के मोतीपुर गांव से 6 मजदूर सुरंग में फंसे हैं। ऐसे ही एक मजदूर राम सुंदर की मां से बात की हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। हम इस वक्त राम सुंदर की माता जी के साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम? धनपति। तो आपकी अभी आखिरी बार कब आपको खबर मिली वहाँ की कि क्या स्थिति है? खबर तो नहीं आवा है, वह जौन मोबाइल में देखा जाते है वह देखी था। हमारे बच्चे घरे आई जाए, यह हमारा जीव का हट है कि आज हमारा लड़का आई जाए, कल आई जाए, बस आ जाए, है ना? हाँ, हमारा दिल कहता है कि हम कब अपन बच्चे के यहाँ देखी। बहुत दिल रोट है हमारा बच्चे के यहाँ आज 12 दिन हुई गा। बच्चे हमारा कब देखा, कहीं थे, कब बोली लगा, दिन भर रोई थी, क्या करे। एक टाइम भोजन नहीं मिला थे तो दोसर मिलकर जीव कर थे घर ही, वो अंदर का खाते का नहीं खाते हमने बेटा। हमें बच्चे के बहुत जल्दी कोशिश कर दिया भैया, आप लोग पराठा करिए, बहुत जल्दी निकल जाए हैं। सुनते हैं नीता शर्मा ने जो बातचीत की है उससे कि ताज़ा हालात के बारे में, वहाँ पे क्या स्थिति है सुरंग के बाहर, उसको देख लेते हैं। सिलक्यारा टनल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आप देख सकते हैं कि अभी भी काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर ये जो टनल है ये 27 किलोमीटर बाड़कोट और यमुनोत्री का रास्ता जो है वो कम करता था। पहले लोगों को पहाड़ों के ज़रिए होकर जाना होता था, लेकिन ये टनल बनने के 4 किलोमीटर
लंबाई में है, 27 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कम हो जाता, ये हमें बताया जा रहा है। साथ में ये भी बोला जा रहा है अगर आप इसका द्वार देखें, मुख देखें तो ये 12 मीटर जो है इसकी हाइट है। इसके अंदर जाकर ये पतला होता चला जाता है, संकीरा होता चला जाता है। बताया जाता है कि 204 और 254 मीटर की अंदर जब अगर आप जाएं तो वहाँ पर ये मज़दूर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगले 12 घंटे जो हैं वो बहुत क्रूशल हैं इस ऑपरेशन के लिए, और मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद इसी इलाके में कैंप किए हुए हैं, और जितनी भी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे बीआरओ हो, चाहे आर्मी हो, वो सभी जो हैं वो लगातार इकट्ठा काम कर रही हैं ताकि जो ऑपरेशन है वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके और जो 41 मज़दूर अंदर फंसे हुए हैं वो अपने परिवार वालों से जल्द मिल सकें। उत्तरकाशी से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 12 दिन बीत चुके हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि कल 13वां दिन एक अच्छी खबर लेकर आएगा और कल दोपहर के बाद तक सब कुछ शायद ठीक हो जाए, 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएं और इनका ठीक से इलाज हो जाए। ऐसी प्रार्थना हम सबको मिलकर आज करनी चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सभी सांसदों को लोकसभा सचिवालय से दिए गए दिशा निर्देश में तय प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह याद दिलाई गई है। खासतौर पर सांसदों के लॉगिन और पासवर्ड को लेकर विशेष हिदायत दी गई है और इस मामले में पूरी गोपनीयता बरतने को कहा गया है। दरअसल पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का मामला सामने आया था। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने जांच के बाद पेश रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खारिज करने की सिफारिश की। इस मामले के बाद लोकसभा सचिवालय इस मुद्दे पर सतर्क हो गया है। बीते दिनों महुआ मोइत्रा ने माना कि उन्होंने लोकसभा पोर्टल का अपना लॉगिन और पासवर्ड कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को दिया था और वो उनकी ओर से सवाल पूछा करते थे। अब उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा लोकसभा सचिवालय ने शीत सत्र के लिए तमाम सांसदों को फिर से दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्हें सवाल जवाब को लेकर पुराने प्रोटोकॉल की याद दिलाई गई है। कहा गया है कि सांसदों के पोर्टल पर भेजे जाने वाले जवाब, लॉगिन और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। ये केवल सांसदों के इस्तेमाल के लिए हैं जिनकी गोपनीयता किसी भी कीमत पर बनाए रखी जानी चाहिए। दिशा निर्देश से ये साफ है कि सांसदों से सवालों के जवाब अपने निजी स्टाफ तक से साझा नहीं करने की अपेक्षा की जाती है। सांसदों तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं 10 लाख 15 लाख लोगों के द्वारा चुन के आते हैं और उन्हें पता है कि लॉगिन पासवर्ड देने के ये दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। हाँ, तो उन्हें खुद ही नहीं देना चाहिए। लेकिन संसद को इस प्रकार के नोटिस जारी करना यह भी एक बड़ी चिंताजनक बात है। तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से इसका समर्थक हूँ और लॉगिन पासवर्ड को लेकर के कोई भी किसी को देता है तो उसको एक जघन्य अपराध मानना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर, संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से आक्रमण मानना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये साफ है कि महुआ प्रकरण के बाद लोकसभा सचिवालय अब ज्यादा सतर्क है। हमारे साथ निशिकांत दुबे साहब ने जो आरोप लगाए थे, सरकार को गंभीरता से जांच लेनी चाहिए। अगर आरोप गलत लगाए तो भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने लगाए, और आरोप अगर सही पाए गए तो कार्रवाई उन पे होनी चाहिए जो भी इसको इन्वॉल्व थे, बाहर से या दूसरे देश से, इसमें जो क्वेश्चन फीड करने वाले। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही लगता है। ये नियम भले ही पुराने हों, लेकिन लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि महुआ मोइत्रा मामले के बाद सचिवालय पहले से ज़्यादा सतर्क और चौकन्ना है और इसलिए पहले से ज़्यादा सख्ती भी बरती जा रही है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। कोलकाता में आज उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता अगर खारिज की गई तो वो लोकसभा चुनाव से पहले और लोकप्रिय हो जाएंगी।
ममता ने कहा कि उनकी पार्टी के कई नेताओं को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है और अब अगर महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इससे महुआ को ही चुनाव में फायदा होगा। महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से तृणमूल सांसद हैं और पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें कृष्णानगर जिले में पार्टी का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। इस कदम को महुआ मोइत्रा में तृणमूल कांग्रेस के विश्वास के तौर पर देखा गया। आज ममता बनर्जी खुलकर महुआ मोइत्रा के समर्थन में आ गई। এদের প্ল্যান এখন মহুয়াকেও তাড়িয়ে দেওয়া, তাতে তো পপুলার হয়ে যাবে 3 মাসের জন্য। যেটা ভেতরে বলতো সেটা বাইরে বলবে, রোজ প্রেস করে বাইরে বলবে, হয়ে গেল। কি যায় আসে? মূর্খ না হলে কেউ এই জিনিস করে ইলেকশনের 3 মাস আগে? আমাদের 4টে এমএলএকে জেলে ভরে রেখেছে, ভাবছে এইভাবে সংখ্যাটাকে কমিয়ে দিই। এবার থেকে আমাদেরও সিদ্ধান্ত, চুরির জন্য বদনাম দিয়ে ওরা যদি 4 জনকে আমার জেলে রাখে, আমি তাহলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমার দলের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যা কেস আছে, খুনের কেস আছে, অন্য কেস আছে, আমি 8 জনকে জেলে ভরব। কখনো পুলিশের মুখে আঠা ছুঁড়ে দিচ্ছে। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया में कृष्ण प्रेम की अनूठी मिसाल संत कवि मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लिया और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मीराबाई के परिवार और राजस्थान के लोगों ने अपने धार्मिक स्थानों को बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। भारत की आत्मा को बचाने के लिए राजस्थान के लोग दीवार की तरह खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मीराबाई जन्मोत्सव में हमें इस बलिदान और बहादुरी की याद दिलाता है। इस मौके पर मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मीराबाई के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका भी पेश की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। प्रधानमंत्री का मथुरा का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि मथुरा में बांके बिहारी मंदिर परिसर का काया पलट होने जा रहा है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर मथुरा के वृंदावन में भी बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। यूपी सरकार के इस प्रस्ताव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सोमवार को मुहर लगा दी थी। कैसा होगा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, इस पर देखिए मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। ये लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र वृंदावन का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है। यहाँ आने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग रोज इतनी भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की झेलनी पड़ती है। फिलहाल 2 रास्ते हैं। विद्यापीठ का ये रास्ता है जहां से हम गुजर रहे हैं और दूसरा रास्ता जुगल घाट वाया दाऊ तिराहा है, लेकिन दोनों रास्ते सकरे हैं। चलने फिरने का यहाँ से कब से हम 1.5 घंटे से यहाँ से आ रहे हैं, तो अभी अंदर जाकर दर्शन नहीं हुए हैं। अच्छा, दर्शन नहीं हुए अभी दर्शन नहीं हुए? नहीं। और वो जो अंदर से वो माला फेंकते हैं, वैसा फूले ऐसा फेंकते हैं, हमारे वैसे ऐसा नहीं होता। भगवान तो अच्छे से दर्शन होना चाहिए। कहाँ से आप आए हैं? हम गुजरात अमरेली से आए हैं। गुजरात से आए? हाँ, गुजरात अमरेली से आए हैं, पर वहाँ से सुना था ऐसा अच्छा दर्शन होगा, पर ऐसा अच्छा कुछ नहीं हुआ। बाहर से हमने दर्शन कर लिए। अभी तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ दर्शन करने में। उसके बाद से बहुत, जैसे वहाँ बनारस में हो गया, अगर वैसा व्यवस्था यहाँ हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। सरकार की कोशिश है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर कुछ इस तरह बनाया जाए कि मंदिर को
मूल स्वरूप में रखते हुए इसके बाहरी इलाके में सुविधाएं बढ़ाई जाएं। ये क्षेत्र 5 एकड़ का हो सकता है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की मौजूदा योजना के तहत देवराहा बाबा घाट से सीधे बांके बिहारी मंदिर के सामने तक सस्पेंशन पुल बनाया जाएगा। बांके मंदिर तक पहुंचने के लिए कॉरिडोर में 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता जुगल घाट से शुरू होगा और मंदिर तक जाएगा। दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से मंदिर तक और तीसरा रास्ता जादौन पार्किंग से शुरू होकर मंदिर तक पहुंचेगा। 2 पार्किंग होंगी, एक पानी गांव और दूसरी बांके बिहारी मंदिर के दूसरी ओर यमुना नदी के किनारे बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग बनेगा, ताकि यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले यात्रियों को वृंदावन के जाम में न फंसना पड़े। बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग से लेकर कॉरिडोर तक करीब 11,000 वर्ग मीटर रास्ते में यात्री सुविधा केंद्र बनेगा। इसमें पेयजल, शौचालय, वाईफाई और विश्राम स्थल होंगे। मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखकर बाहरी परिसर का विस्तार किया जाएगा। नए डिजाइन में मंदिर के बाहर 2 स्तर का क्षेत्र होगा। यात्रियों के लिए 5,300 वर्ग मीटर के 2 प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। मंदिर के बाहर खुले परिसर में बड़ा फव्वारा होगा, जिसके चारों ओर 4 बागीचे होंगे। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। लेकिन बांके बिहारी मंदिर सैकड़ों साल पुरानी 22 कुंज गलियों से घिरा है। इन गलियों में बने करीब 300 मकान और दुकानें भी कॉरिडोर की जद में आ रही हैं। बांके बिहारी मंदिर के सेवादार गोसाई का कहना है कि वृंदावन की कुंज गलियां, ब्रिजरज और तुलसी वन जैसी पहचानों को बनाए रखा जाए। कम से कम जो वृंदावन की एक खास चीज है, ब्रज रज, तुलसी का वन, कुंज गलियां, इन सबको ध्यान रखते हुए अगर निर्णय दिया जाता, और अभी भी चांस है 31 तारीख को जो आ रहा है उसमें देखना चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं उनके अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनकी अपनी कुछ आपत्तियां हैं। निश्चित तौर पर सरकार की भी कोशिश यही रहेगी कि सारे पक्षों को देखकर फिर एक ऐसा कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट बनाया जाए जो सबको मान्य हो। इसी के चलते बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की सुनवाई हुई और अब हाई कोर्ट ने भी कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। मथुरा से सौरभ और राकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना संक्रमण कम हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं अब जीका वायरस एक बार फिर से सर उठाने लगा है। महाराष्ट्र में कुल 10 मामले मिले हैं। पुणे से 9 नए संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए एनआईवी भेजे गए हैं। मुंबई टास्क फोर्स इस वक्त अलर्ट पे है। अब जीका वायरस महाराष्ट्र के लिए सरदर्द बना है। राज्य में फैले डेंगू मलेरिया के मामलों के बीच जीका वायरस के 10 केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस साल मिले 10 मामलों की पुष्टि की है। कोल्हापुर में 4 मामले मिले, मुंबई में 2, इचलकरंजी में 2, पंढरपुर में 1 और पुणे में जीका वायरस का 1 मरीज मिला है। सबसे ताजा मामला पुणे के प्रतीक नगर के येरवड़ा इलाके का है, जहां एक 64 वर्षीय महिला जीका वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। उसके बाद कांटेक्ट ट्रेसिंग हुई और लक्षण वाले कुल 9 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि महिला ने अक्टूबर महीने में केरल की यात्रा की थी। 7 नवंबर को एक पेशेंट आया था जीका पॉजिटिव। उसका ट्रैवल का हिस्ट्री था केरल का, और वहाँ से वो आने के बाद उसको सिम्टम्स होने लगे थे, तो उसका सैंपल एनआई में दिया था, तो वो पॉजिटिव आया है। उसको फीवर, थोड़ा बॉडी एक, देन रैशेस और हिज बॉडी, ऐसा थोड़ा कंप्लेंट था, वीकनेस था थोड़ा। तो उसके घर में अभी तक किसी को भी इसी तरह की बीमारी, फीवर या दूसरा कुछ है नहीं। वो सब कॉन्टैक्ट के सैंपल हमने ले लिए हैं। पेशेंट अभी डिस्चार्ज होकर घर में रेस्ट ले रहा है। एनआईवी में उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में 5 जो क्लोज रिलेटिव थे घर में, उनके सैंपल्स ले लिए हैं। और एरिया में हमने सर्वेलेंस के बाद जो 4 पेशेंट फीवर के दिखे, जिनको सिम्टम्स दिखे, वो 4 पेशेंट भी हमने उनके सैंपल भेज दिए एनआईवी। उसका रिपोर्ट अभी तक अवेटेड है।
जीका वायरस के लगभग 80% रोगियों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। वहीं अन्य मरीजों में बुखार, बदन दर्द, आंखों में जलन, शरीर पर दाने, जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण पाए जाते हैं। शुरुआती लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शरीर में इसका वायरस बढ़ता है, लक्षण ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को इसके प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। जीका वायरस का पहला मामला 1947 में युगांडा में सामने आया था। तब ये वायरस बंदरों में पाया गया था। 1952 में इसका पहला मामला इंसानों में पाया गया। इसके बाद अलग अलग देशों में इसका प्रकोप देखने को मिला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये वही मच्छर है जिसके काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर होता है। जीका वायरस के लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के लगभग 1 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। मुंबई टास्क फोर्स की भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू हैं। जनरली इसके अंदर ज़्यादा रहता है बच्चों में, और बच्चों में स्पेशली वो बच्चे जो प्रेग्नेंट लेडीज़, जिसको कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर थोड़ा सा सावधान रहने की बात होती है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी बच्चे में जाता है या बच्चों में इफेक्ट होने लगता है। मिसकैरेजेज होने के चांसेस हो सकते हैं, या माइक्रो एनसेफेलोपैथी, सेफेली वगैरह के भी चांसेस रहते हैं। अभी तक ऐसा एज सच गवर्नमेंट लेवल पे हमारे पास में कोई डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ, बट हमारे अपने ग्रुप्स बने हुए हैं। इन्फेक्शियस डिजीज डॉक्टर्स के ग्रुप है, इंटेंसिविस्ट के ग्रुप है, फिजिशियंस के ग्रुप है, उसमें डेफिनेटली इस तरह के डिस्कशन होते रहते हैं। कोई भी अलार्मिंग सिम्टम्स आते हैं या अनयूजुअल कोई सिम्टम ऐसा लगता है, या जैसे अभी जिका वायरस का है तो उसका भी हमारा 2-3 दिन से डिस्कशन चल रहा है। बट अगेन वायरल डिजीज है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और अभी कोई ऐसा डरावने वाली बात या घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं लग रही। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के बढ़े मामलों के बीच मेल खाते जीका वायरस के लक्षण चिकित्सकों को भी उलझन में डाल रहे हैं। यानी फिर चुनौती आपके सामने है कि हर लक्षण को भांपें और समय पर इलाज कराएं कि इससे पहले बीमारी बड़ा रूप ले। पुणे से स्वरा परखी और मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आज दुनिया की नज़र इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े खूनी जंग पर टिकी है। अमेरिका के दबाव में इजराइल और फिलिस्तीन 4 दिन के लिए युद्ध विराम पर जैसे तैसे सहमत तो हो गए हैं, लेकिन यह सहमति शांति ला पाएगी, इसमें दुविधा है। जिस तरह इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री 4 दिन बाद फिर से युद्ध की हुंकार भर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि यह 4 दिन की ओढ़ी हुई शांति है, जिसके बाद फिर से वही खूनी जंग हो सकती है। चारों तरफ बम बारूदों की दुर्गंध और उसके बीच दम तोड़ती जिंदगी। 45 दिन के इजराइल हमास के युद्ध ने सिर्फ मौत और तबाही का मंजर पैदा किया। इजराइल के हमले से गाजा के अस्पतालों में जिंदगियां मौत के सायों में सिसकती रही। फिलिस्तीन में तमाम मामून लोगों के सामने भूख से मरने की नौबत आ गई। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके 1400 से ज्यादा लोगों को मारने का गुनहगार हमास अब ये चिल्लाने लगा कि इजराइल ने गाजा पर हमला करके 13,000 से ज्यादा लोगों को मारा है, जबकि इजराइल का कहना था कि उसके हमले में सिर्फ 1200 लोग मारे गए हैं। जिंदगी सिर्फ शून्य नहीं है, युद्ध और हिंसा से निकली एक भी मौत मानवता के प्रति सबसे बड़े अपराधों में गिनी जाती है। इसीलिए दुनिया को लगा कि इजराइल और हमास के बीच शांति की एक कोशिश हो, और उसी कोशिश की कड़ी में 4 दिनों के युद्ध विराम की बात सामने आई। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस युद्ध विराम के समझौते के तहत हमास 50 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इजराइल 150 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करेगा। इनमें भी महिलाओं और बच्चों को ही प्राथमिकता दी गई है। युद्ध विराम के 4 दिनों में इजराइल दक्षिणी गाजा के ऊपर 6 घंटे के लिए सर्विलांस ड्रोन नहीं उड़ाएगा। इस दौरान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच इजराइल सिर्फ उत्तरी गाजा में ही सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच ड्रोन उड़ा सकेगा।
दवाओं और राशन की राहत वाले ट्रकों को गाजा में जाने से इजराइल नहीं रोकेगा। वैसे ही ईंधन भी ले जाने की इजाजत मिलेगी। साथ ही गाजा पर इजराइल ना कोई हमला बोलेगा, ना ही किसी को गिरफ्तार करेगा। 4 दिन की इस शांति से ये उम्मीद जरूर जगी है कि युद्ध को टाला जा सकता है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री अब भी हमास और उसके कमांडरों के सर्वनाश की हुंकार भर रहे हैं। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, इसे जारी रखेंगे। इससे पहले यह भी तय हुआ था कि गुरुवार सुबह से ही इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया का बयान आया कि बंधकों की रिहाई शुक्रवार से पहले मुमकिन नहीं। इजराइल की रक्षा और कूटनीति को बारीक से समझने वालों को लगता है कि ये युद्ध विराम सिर्फ 4 दिनों की शांति बनकर रह जाएगा। 7 से 8 सप्ताह बीतने के बाद ये जो डील हो रही है, इस डील में जो अपर हैंड है, जिसे कहते हैं एडवांटेज, वो हमास का दिख रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री और कई और नेताओं ने कहा है कि इसका मतलब युद्ध विराम नहीं होगा, ये बस कुछ वक्त के लिए, जब तक 4 दिनों में ये बंदी छोड़े जाएंगे तब तक के लिए एक तरह से आप क्या कहेंगे, एक ट्रस है, एक हल्का सा ठहराव है लड़ाई में। शुक्रवार या उसके बाद ही सही, फिलहाल तो दुनिया इसी बात से राहत की सांस ले सकती है कि दुनिया का एक हिस्सा कम से कम इतना तो महसूस कर रहा है कि युद्ध नहीं, शांति ही इस संसार को बचाएगी। ये काम चलाऊ शांति भी बहुत आसान नहीं थी। इसका अंजाम क्या होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन दुनिया इस बात से चौंक गई कि कुछ समय पहले तक युद्ध की दहाड़ लगाने वाले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए माने कैसे। इसका जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. ये आक्रोश अपने 1400 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोगों के बंधक बनाए जाने से उपजी पीड़ा, शोक, क्रोध और संताप की उपज थी। 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि उसकी ताकत फिलिस्तीन और हमास को मटिया मेट कर देने के लिए काफी है। फिर 30 अक्टूबर को युद्ध की लंबी चौड़ी बातें 20 दिन के अंदर कमजोर कैसे पड़ गईं? नेतन्याहू के पहले उबलने और नरम पड़ने के कारणों की पड़ताल करने पर कई चीजें सामने आती हैं। पहले तो नेतन्याहू पर सबसे ज्यादा अपने बंधकों को छुड़ाने का दबाव है। पहले तो नेतन्याहू ने जरूर कह दिया था कि वो किसी कीमत पर सुलह समझौते को तैयार नहीं होंगे, लेकिन बंधकों के परिजनों का दबाव बढ़ने लगा था। हमास ने इजराइल के जिन लोगों को बंधक बनाया था, उनके परिजनों से 16 अक्टूबर को नेतन्याहू की पहली बार मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में परिजनों ने साफ कर दिया था कि हमास से युद्ध से उनका लेना देना नहीं है, बल्कि वो बस इतना चाहते हैं कि उनके बंधक परिजन सही सलामत घर आ जाएं। हालांकि अब तक नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर 3 नवंबर को तेल अवीव में बंधकों के परिजनों ने प्रदर्शन किया और नेतन्याहू सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो 18 नवंबर को करीब 30,000 लोगों ने तेल अवीव में प्रदर्शन किया और वहां से यरूशलेम के लिए विरोध मार्च निकाला। अपने ही नागरिकों के बढ़ते विरोध के बाद नेतन्याहू को झुकना पड़ा। इजराइल अब इस बात को इसलिए मान रहा है कि अब इजराइल के पास और कोई चारा बचा नहीं है। नेतन्याहू की खुद की साख बहुत गिर गई है। बंदियों के परिवार वालों से उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, पर फिर 2 रात पहले उनको उनके साथ मिलना पड़ा। नेतन्याहू को इसलिए भी झुकना पड़ा कि बंधकों को छुड़ाने में उनके सारे सैन्य अभियान नाकाम रहे। ये सही है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ पहले दिन ही व्यापक युद्ध छेड़ दिया। 20 दिन के भीतर उसने गाजा पर जमीनी हमला भी कर दिया। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल
अल शिफा तक को घेर लिया और यहाँ तक कि उसके अंदर बने सुरंग की पहचान भी कर ली। इजराइल के सैनिक चप्पे चप्पे पर घेराबंदी करते रहे, लेकिन बंधकों तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए थक हार कर इस सुलह पर नेतन्याहू को उतरना पड़ा। गुस्से में नेतन्याहू ने गाजा को जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मदद और रसद तथा दवाइयों को भी रोक दिया। इसके कारण जो दुनिया पहले इजराइल के प्रति सहानुभूति रखती थी, वो अचानक मानवीय आधार पर फिलिस्तीन के पक्ष में झुकने लगी। 22 अक्टूबर को भारत ने भी फिलिस्तीनियों के लिए 6.5 टन मेडिकल मदद और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी थी। 21 अक्टूबर को मिस्र ने दवा और राशन से भरे 600 ट्रक गाजा की तरफ भेजे, लेकिन इजरायली सैनिकों ने उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने नहीं दिया। इजराइल के इस अड़ियल रवैये से दुनिया के तमाम देश नाराज हुए, जिसके कारण नेतन्याहू को लचीला रुख अपनाना पड़ा। नेतन्याहू भले ही ये चाहते हो कि इस वॉर को कंटिन्यू करें, लेकिन शायद है कि वहां पर बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर रहेगा उनके ऊपर इस वक्त में। और अमेरिका भी अब इस वक्त चाह रहा है, क्योंकि जैसा ब्लिंकन की अगर बात सुने, सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है या उनको इस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो इंटरनेशनली जो एक तरह का प्रेशर है इजराइल के ऊपर भी है और अमेरिका के ऊपर भी है। नेतन्याहू के झुकने का एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि वो 4 दिनों की सीज फायर का इस्तेमाल अपनी युद्ध शक्ति को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। ये सोच उसी पुरानी कहावत को सही साबित करती है कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। युद्ध से विनाश होता है, प्यार से शांति आती है। युद्ध और शांति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शांति चाहिए तो युद्ध के लिए अहंकार, गुस्से और बदले की भावना को छोड़ना पड़ता है। इजराइल को इसके लिए मनाना आसान नहीं था, इसीलिए अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति की गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन इस काम चलाऊ शांति के लिए कैसे अमेरिका ने तैयारी की, उसकी इनसाइड स्टोरी को जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। गाजा पर बरसते बमों से ज्यादा वो चीख दुनिया को डराने लगी जो मासूम लोगों की है। इसीलिए ये बात होने लगी कि अब युद्ध की जगह शांति हो, और इसकी पृष्ठभूमि अमेरिका ने तैयार की। इस कड़ी में 12 अक्टूबर को इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे थे। इस मुलाकात के 2 दिन बाद 14 नवंबर को तेल अवीव में इजराइल सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। मूल मुद्दा ये था कि गाजा में बंधक बनाए गए इजरायलियों को कैसे छुड़ाया जाए। उस बैठक में मध्य पूर्व में व्हाइट हाउस के संयोजक ब्रेट मैककर्क भी मौजूद थे, लेकिन बंधकों को छुड़ाने के लिए युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर कैबिनेट एकमत नहीं थी, बल्कि कैबिनेट के सदस्यों में कहासुनी भी होने लगी। इससे नाराज होकर ब्रेट मैककर्क मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। तब नेतन्याहू दौड़कर बाहर निकले और मैककर्क के कंधे पर हाथ रखकर उनको समझाया। नेतन्याहू ने कहा कि हमें इस डील की सख्त जरूरत है। दरअसल नेतन्याहू ने उससे पहले बाइडेन से फोन पर सुलह का वादा कर लिया था। कूटनीति में पारंगत लोग मानते हैं कि अमेरिका का दबाव इस 4 दिन की शांति का सबब बना। बाइडेन इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने पहले से ही कतर की मदद से युद्ध विराम की तैयारी कर ली थी। कतर की राजधानी दोहा में ही हमास का राजनीतिक दफ्तर है। कतर ने ही अमेरिका को बताया कि हमास इजरायली बंधकों की जानकारी देने को तैयार है, लेकिन वो डील फंस गई, क्योंकि हमास ये भी चाहता था कि इजराइल अल शिफा अस्पताल से बाहर निकले, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि उसकी सेना अस्पताल से निकलेगी तो नहीं, लेकिन अस्पताल लोगों के लिए खुला रहेगा। ये बेवजह नहीं है कि युद्ध विराम की बातों के बीच ही इजराइल ने अल शिफा अस्पताल के अंदर उस सुरंग का वीडियो जारी किया जिसे लेकर उसका आरोप है कि वो हमास के हथियारों का अड्डा है। इजराइल का यह भी आरोप है कि वहीं से हमास युद्ध की रणनीति बनाता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दिमाग में ये बात साफ थी कि सुलह करवानी है। इसीलिए 14 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में जब वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ
शिखर समझौते के लिए पहुंचे तो वहां भी उनका दिमाग गाजा पर ही लगा हुआ था। बाइडेन ने सैन फ्रांसिस्को से ही कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल-कानी को फोन किया कि आप जो समय मांग रहे थे वो समय खत्म हो गया। 15 नवंबर को दोहा में जब अल्प विराम का फाइनल मसौदा तय हो रहा था तो वहां मध्य पूर्व में अमेरिका के संयोजक मैकगर्क भी मौजूद थे। साथ ही CIA के डायरेक्टर बिल बर्न भी फोन पर जुड़े रहे। अमेरिका की कोशिश से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध खत्म होने की बहुत धुंधली सी उम्मीद जगी है, लेकिन रिश्तों में दूरगामी बेहतरी के लिए भारत की भूमिका अहम हो सकती है। ऐसा इसलिए है कि इजराइल और फिलिस्तीन समेत कई अरब देशों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं। इंडिया का अनुभव और जानकारी भी मदद दे देंगे इस बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में है। अब देखना है कि 4 दिन का ये युद्ध विराम क्या इसके आगे भी बढ़ता है या नहीं। दुनिया चाहती है कि ये युद्ध विराम स्थायी हो और एक बार फिर इस इलाके में शांति लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।